हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। आज हम लोग एक न्यू बैच लॉन्च करने जा रहे हैं जो कि एसएससी के लिए है, ठीक है ना। और कंप्लीटली फ्री बैच होगा, कोई हिडन चार्जेस नहीं होंगे, ठीक है ना। और ऐसा भी नहीं होगा कि मतलब इनिशियली कुछ वीडियोस आपकी फ्री होंगी, फिर बाद में आपको इंसिस्ट किया जाएगा कि पेड आपको कोर्स लेना पड़ेगा। बिल्कुल कंप्लीटली, अगर पेड कोर्स ही रखना होता, ठीक है, तो वो हम बहुत पहले ही कर चुके होते। हमारे पास टीचर की अवेलेबिलिटी नहीं थी थोड़ी, ठीक है ना, तो इस वजह से हम लोग थोड़ा डिले कर रहे थे। बट मतलब वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस बैच, मतलब बहुत टाइम पहले से हम लोग सोच रहे थे, ठीक है ना। बट ये है कि कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि हम लोग ये बैच नहीं ला पा रहे थे, ठीक है। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो एसएससी की अभी अपने प्रिपरेशन शुरू ही की है, ठीक है ना, या फिर आपको ज्यादा एसएससी के बारे में पता नहीं है, ठीक है ना। हालांकि गवर्नमेंट सर्विस बेटा कई तरह की होती है, रेलवेज है, ठीक है ना, एनडीए है, सीडीएस है, आर्मी है, ठीक है। और अलग अलग डिपार्टमेंट में बहुत छोटी छोटी पोस्ट भी निकलती है, मतलब बहुत छोटी छोटी, मतलब बहुत कम कम, एक एक दो दो पोस्ट भी निकलती है, ठीक है ना। उसकी बात अभी हम नहीं करेंगे, नहीं तो ये बहुत ज्यादा मतलब समझ लो ब्रॉड कंसेप्ट हो जाएगा। अभी आप जब अगर इस सर्विस फील्ड में उतरे ही नहीं है, मान के चलिए, तो आपको अभी कुछ नहीं पता, ठीक है ना। तो उसके लिए बेस्ट है कि आप एसएससी के एग्जाम दो, ठीक है ना, क्योंकि एसएससी के एग्जाम में क्या होता है, इसमें एक कंसिस्टेंसी रहती है, हर साल आते ही आते हैं। अदर जो डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं जरूरी नहीं है कि वो हर साल आए, ठीक है ना। उनमें ये होता है जैसे एज पर रिक्वायरमेंट एक एक दो दो साल, जैसे DSSB की निकलती है, डीआरडीओ की निकलती है, तो इसकी कोई कंसिस्टेंसी, या रेलवेज की भी कोई फिक्स कंसिस्टेंसी नहीं है, ठीक है ना। फिक्स कंसिस्टेंसी देखा जाए तो दो तीन एग्जाम की रहती है फिक्स जो रहती है। सबसे टॉप पर आता है यूपीएससी, ठीक है ना। अब जैसे कि मतलब जिक्र हो गया है, तो मैं आपको पहले यूपीएससी के बारे में बताता हूँ। हालांकि हम लोग का बैच ये यूपीएससी के रिगार्डिंग नहीं है, लेकिन फिर भी आपके माइंड में एक क्लैरिटी रहनी चाहिए कि क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूपीएससी एंड एसएससी, है ना। यूपीएससी एंड एसएससी, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो यूपीएससी होता है बेटा, ठीक है। अच्छा, इस वीडियो के बाद आपको बहुत सारी चीजें क्लियरिटी हो जाएंगी गवर्नमेंट सर्विस के रिगार्डिंग, ठीक है ना। अगर आप और किसी फील्ड में जाना चाहते हैं दैट इज द डिफरेंट थिंग, ठीक है ना। लेकिन गवर्नमेंट सर्विस में अगर आप जाना चाहते हैं तो इसमें अपनी तरफ से मैं पूरी आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बाकी आपको कोई चीज दिक्कत लगे, कुछ चीज ना समझ में आए, या फिर कोई डाउट आपका रह जाए स्टिल, तो आप हमको कमेंट में वो बात पूछ भी सकते हैं, ठीक है ना। तो यूपीएससी का जो फुल फॉर्म होता है बेटा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये तो आप गूगल भी कर सकते हो, है ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और जो यूपीएससी है वो एक्चुअली एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ध्यान रखना, संविधान में उसका मेंशन हो चुका है, हो रखा है, ठीक है ना। इसका क्या काम होता है, ये अंग्रेजों के टाइम का है, ठीक है ना। पहले इसको कुछ और कहते थे, आईसीएस कहते थे शायद, है ना, इंडियन सिविल सर्विस, मतलब ऐसे करके, ठीक है ना। बट यूपीएससी में क्या होता है बेटा, जो आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो गए, मिनिस्ट्री हो गई, मतलब मंत्रालय हो गए, ठीक है ना, इनमें इनके जो टॉप ए ग्रेड और बी ग्रेड, ठीक है ना, ए ग्रेड और बी ग्रेड ऑफिसर्स की इसमें क्या होती है, सिलेक्शन होती है। आप सुनते होंगे आईएएस आईपीएस, है ना, और फॉरेन सर्विसेज के लिए आईएफएस, ठीक है, जो एम्बेसडर्स होते हैं हमारे, ठीक है ना। तो वो सारे यूपीएससी के थ्रू सेलेक्टेड होते हैं। और आर्मी के भी जो टॉप पर्सनल्स होते हैं, ध्यान रखना, आर्मी के भी लोगों के बच्चों के मतलब माइंड में एक मिसकंसेप्शन होता है कि आर्मी का मतलब सिर्फ सोल्जर बनना होता है ना। सोल्जर मतलब जो बॉर्डर पर खड़े हुए हैं, बीएसएफ। हालांकि हम बिल्कुल, मैं उनको उनकी मतलब क्या कहते हैं पोजीशन को और उनकी वैल्यू को मतलब मिनिमाइज नहीं कर रहा हूँ। जो बीएसएफ वाले होते हैं जो बॉर्डर पर खड़े हैं, मतलब वो वास्तव में उनका जो टास्क है बहुत हार्श होता है, ठीक है ना, मतलब बहुत कमेंडेबल काम कर रहे हैं, और उनकी तारीफ में कुछ कह ही नहीं सकता, ठीक है ना। वो हमारी तारीफ से भी बहुत ऊपर है, ठीक है। जितने भी हमारे मतलब जो फोर्स के जो सिक्योरिटी पर्सनल के जो लोग होते हैं, मतलब उनका काम बहुत ही ज्यादा टफ भी होता है, ठीक है ना। बट मैं उनकी बात कर रहा हूं जो उनको कमांड करते हैं, ठीक है ना। जो फोर्सेज होते हैं, आपने सुना होगा बेटा, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, ठीक है ना, और आईटीबीपी है, और एसएसबी है, ठीक है ना, समझ सीमा बल ऐसी शायद कुछ कहते हैं, मतलब मुझे हो सकता है याद ना हो, ठीक है, और सीआरपीएफ है, ठीक है ना। तो इन सब के जो टॉप कमांडिंग ऑफिसर होते हैं ना, जो इनको कमांड देते हैं, देखो ये सारी फोर्सेज है बेटा, ठीक है ना।
CISF, CRPF, BSF, ITBP, ठीक है ना, या फिर अपना उधर चले जाए असम राइफल्स, ठीक है ना, ईस्ट की तरफ चले जाएं। अच्छा, ये भी रीजन वाइज अलग अलग जगह पोस्टेड होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इस पर मैं कभी और वीडियो बनाऊंगा, अभी फिलहाल के लिए मेरा जो टॉपिक है वो अलग है, ठीक है। अभी अब आती रहेंगी फ्रीक्वेंटली, आप इस चैनल को फॉलो करिए। तो गवर्नमेंट सर्विस से रिगार्डिंग, ठीक है ना, आपको बहुत सारी जानकारी तो दी जाएंगी, साथ ही साथ आपके बहुत सारे मिसकंसेप्शन है जो, ठीक है ना। जैसे एक सबसे बड़ा मिथ यही है कि आर्मी में जाने का मतलब फोर्सेज में जाना। देखो, फोर्सेज में जाना और फोर्सेज में अपनी सर्विसेज देना, ठीक है ना, बहुत ही कमेंडेबल वर्क होता है, बहुत ही हार्श भी होता है, बट हम लोग उससे ऊपर भी सोच सकते हैं, क्योंकि जो फोर्स होती है उनको भी तो कोई कमांड देता ही है ना, ठीक है ना। जो कमांडिंग ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है ना, जो हमारे मतलब कर्नल्स होते हैं, ठीक है, लेफ्टिनेंट्स होते हैं, तो वो सारे उनका सिलेक्शन यूपीएससी के थ्रू होता है ना। और नो डाउट यूपीएससी का एग्जाम बेटा डिफिकल्ट होता है, बट अब हमने क्योंकि ये जर्नी स्टार्ट कर दी है, तो देखते हैं धीरे धीरे भविष्य में कभी आपको ये सीडीएस और एनडीए की भी हम लोग प्रिपरेशन कराने शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो यूपीएससी जो होता है वो जनरली सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स लेता है, कंडक्ट करता है, जिसके अंदर आपको पता है आईएएस, ठीक है, आईपीएस और आईएफएस, ठीक है ना। जनरली इन 3 फील्ड में लोगों का सिलेक्शन होता है, और टॉप ग्रेड के जो ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आईपीएस की भी जो मिनिमम जो पोस्ट होती है ना बेटा, वो एसीपी की होती है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, ठीक है ना, एसीपी की होती है। और आईएएस में भी आपको पता है डीएम, एसडीएम, ठीक है ना। और किसी भी डिपार्टमेंट के जो टॉप ए और बी ग्रेड के ऑफिसर्स होते हैं बेटा, ध्यान रखना, इसमें ए ग्रेड, ए या तो आप ए ग्रेड के होंगे, अगर उसके लिए आप सेलेक्ट नहीं हो तो बी ग्रेड के तो डेफिनेटली होंगे ही होंगे, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हो कि किसी भी डिपार्टमेंट में के किसी भी ऑफिस में जो ए और बी ग्रेड के जो ऑफिसर्स होते हैं उनका सिलेक्शन यूपीएससी के थ्रू होता है, ठीक है ना। मतलब ये जो फील्ड है बेटा बहुत बड़ा है, ठीक है। अभी हम धीरे धीरे उसके बारे में बताएंगे, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो एसएससी है। और एसएससी का आपको मतलब पता होना चाहिए, एसएससी का मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है ना। ये किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन वैसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। बट इसमें भी जो एग्जाम्स होते हैं, जिस बच्चे की अभी तक कोई अच्छी खासी मतलब किसी भी सब्जेक्ट को कोई ग्रिप नहीं है, तो वो एसएससी का एग्जाम इजीली निकाल सकता है, ठीक है ना। क्योंकि होता क्या है बच्चों, एसएससी का जो एग्जाम है वो 10th लेवल का भी होता है, वो 12th लेवल का भी होता है, और वो ग्रेजुएशन लेवल का भी होता है, ठीक है ना। तो इसमें आपके सारे लेवल के मतलब एग्जाम्स होते हैं, और इसको अगर आप क्लियर करते हो एग्जाम को, तो आपको उसी लेवल के मतलब आपको वो मिलेगी पोस्ट, ठीक है ना। 10th लेवल में जैसे एमटीएस होता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है ना। 10th लेवल की जो आपकी जो पोस्ट मिलती है मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है ना। सैलरी भी ठीक ठाक है, और बात सैलरी की नहीं है, वो तो बढ़ती भी रहती है, ठीक है। बट आपको पता है कि आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट सर्विस के साथ एक प्रेस्टीज जुड़ी हुई है, एक कहीं ना कहीं एक तरह की मतलब प्राउड वाली फीलिंग होती है, ठीक है ना। गवर्नमेंट सर्विस, पैसा तो हर कोई कमाता है, ऑब्वियसली बात है। बट आप बोलोगे तो क्या डॉक्टर इंजीनियर है उनकी प्रेस्टीज नहीं होती? अरे उनकी भी होती है, ऑब्वियसली बात है। बट आप देखिए ना, डॉक्टर बनने के लिए, है ना, आपको पता है इस समय तो नीट के सबसे ज्यादा चर्चा अगर कभी हुई है, मतलब भविष्य में भी, ठीक है, तो नीट के एग्जाम की कभी सबसे ज्यादा चर्चा हुई है तो वो ये करंट समय ही है ना। सबसे ज्यादा नीट की चर्चा हो रही है, क्योंकि नीट का एग्जाम आपको होता है एक बार लीक हो गया, फिर कैंसिल हो गया, फिर दोबारा रीनीट हुआ, और काफी बच्चों ने आपको पता है, ठीक है ना, डिप्रेशन में आके, या मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए, और अपनी जान भी दे दी, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए, बट उनकी खुद की अपनी कोई ना कोई समस्या रही होंगी, ठीक है ना। बट ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, ठीक है। चलो फिलहाल की ना, तो आपको होता है जब अगर नीट के आप प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है ना, तो उसमें भी आपका बहुत टाइम जाया होता है। जाया का मतलब आपको बहुत टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। आपको पहली बात तो 11th 12th और नॉट 11th 12th 10th में भी आपका साइंस बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना, मैथ साइंस अच्छा होना चाहिए। फिर आप 11th 12th में पीसीबी लेते हैं, फिर उस पीसीबी को मतलब एग्जीक्यूट करते करते फिर आप नीट की भी प्रिपरेशन करते हैं। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी सी नहीं होती तो आप ड्रॉप आउट लेते हैं, 1 साल का, 2 साल का। मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जो 2-2 साल 3-3 साल का ड्रॉप आउट लेते हैं सिर्फ नीट एग्जाम निकालेंगे। नीट एग्जाम निकालने के बाद फिर आप एमबीबीएस करते हैं, जो भी, ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप नीट के थ्रू और प्राइवेट क्या कहते हैं, सॉरी, गवर्नमेंट कॉलेज से ही आप वो करें, ठीक है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी एड से ही आप एमबीबीएस करें, प्राइवेट भी कर सकते हैं।
बस खर्चा 70 से 1 करोड़ के आसपास आएगा, ठीक है ना। अगर आप इतना पे कर सकते हो, आप प्राइवेट भी कर सकते हो। चलो, लेकिन इतनी लंबे संघर्ष के बाद एमबीबीएस करने के बाद भी फिर वो फिर एक जनरल डॉक्टर ही बन पाते, फिर उसके बाद भी आगे पढ़ाई होती है। इतना मेरा मतलब उतना नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो कुल जमा ये है, उसमें बहुत टाइम जाता है, ठीक है ना। आप समझिए 12th के बाद भी आपके 5, 6, 7 साल तक जा सकते हैं। इसी तरीके से इंजीनियरिंग में भी बहुत ज्यादा बीटेक एमटेक करते हैं आप लोग, ठीक है ना। जेई वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें भी बहुत टाइम जाता है। और उसी प्रकार से आप अगर लॉ करते हैं ना, लॉयर बनते हैं, उसमें भी आपको रेगुलर कॉलेज से जाना पड़ता है। तो ये सारे जो कोर्सेज हैं बेटा प्रेस्टिजियस हैं ऑब्वियसली, लेकिन इसमें आपके आफ्टर 12th के बाद बता रहा हूं, इन किसी भी सिलेबस में आप देखो ना एटलीस्ट 5 साल तो जाते ही जाते हैं, ठीक है ना। तो ये 5 साल जो होता है बेटा बहुत लॉन्ग टर्म होता है, बहुत लॉन्ग पीरियड होता है एज स्टूडेंट्स, है ना। बाकी जो इसमें जाना चाहता है उसको उतना टाइम देना ही पड़ेगा, उसके बाद उसको रिजल्ट भी अच्छा ही मिलेगा। लेकिन जो हम एसएससी की प्रिपरेशन की बात करें बेटा, ठीक है ना, ये बहुत ही मतलब इजी भी कह सकते हो आप उनके कंपेयर में, है ना। और अचीवेबल भी है, फीजेबल भी है, इसको हम बहुत जल्दी मतलब अचीव कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर कोई सिर्फ 10th पास है तो एमटीएस के मतलब एसएससी के थ्रू एमटीएस के फॉर्म भर सकता है, फॉर्म फिल कर सकता है और उसकी प्रिपरेशन करके उसको क्रैक कर सकता है ना। मिनिमम एज इसमें बेटा 18 साल ही चाहिए, 18 ईयर्स होती है, ठीक है। किसी किसी में 20 साल होती है, किसी किसी में 21 होती है। और जो मैक्सिमम एज होती है ना बेटा, वो अलग अलग होती है एज पर पोस्ट, ठीक है ना। किसी किसी की मैक्सिमम एज आपकी 28 साल होती है, किसी की 30 साल होती है, किसी की 32 भी होती है, ठीक है ना। फिर आपका आता है 12th लेवल का, ठीक है ना। तो 12th लेवल का इसमें एग्जाम होता है CHSL, ठीक है ना, सी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, यही होता होगा शायद इसका मीनिंग, ठीक है ना। तो हायर सेकेंडरी मतलब ऑब्वियसली होता है 12th लेवल का ही होता है। अच्छा, सिलेबस की भी बात करेंगे हम, ध्यान रखना सिलेबस की भी हम बात करेंगे। और जो ग्रेजुएशन लेवल की इसमें जो एग्जाम्स होते हैं बेटा, वो आपका होता है एक तो CGL का होता है ना, नाम से ही पता चल रहा है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, और एक CPO का होता है, ठीक है ना, कंबाइंड पुलिस ऐसे कुछ होता है। सॉरी मुझे इसका रिमाइंड नहीं, क्योंकि हम जनरली CPO ही बोलते हैं, ठीक है ना। CPO बोलते बोलते इतना जवान पे आ गए, कभी ध्यान ही नहीं दिया कि CPO की फुल फॉर्म क्या होगी, ठीक है ना। बाकी इतना पता है कि CPO में कौन कौन सी पोस्ट मिलती है। जनरली जितने भी आपके फोर्सेज होते हैं, इसमें दिल्ली पुलिस भी इंक्लूड होता है, ध्यान रखना। दिल्ली पुलिस आपके CISF, ठीक है ना, CRPF और ITBP और BSF और असम राइफल्स। बेटा एक बात ध्यान रखना, मे भी असम राइफल इसमें आ भी सकता नहीं, क्योंकि अब असम राइफल जनरली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को रिपोर्ट करता है, और ये सारी मिनिस्ट्री ऑफ होम में आती है, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है सारी, होम मिनिस्ट्री, ठीक है बेटा। एक बात मैं पहले ही क्लैरिफाई कर दूं कि ऐसा नहीं है कि मैंने दिल्ली पुलिस को सबसे ऊपर रखा तो दिल्ली पुलिस ऊपर आती है, नहीं, ये सब एक दूसरे के बराबर ही है, ये हॉरिजेंटली इक्वल है, ठीक है ना। हाँ, वर्टिकली इसका कोई लेना देना नहीं है, बस समझने वाली बात है। हाँ, ये बात फैक्ट है कि लोगों की, बच्चों की प्रेफरेंस सबसे पहले दिल्ली पुलिस ही रहती है ना। और इस नो डाउट इसका आपको पता है कि ये क्यों रहती होगी दिल्ली पुलिस, इसीलिए रहती है, ऑब्वियस सी बात है कि दिल्ली पुलिस में लोगों का ज्यादा फोकस है ना, कमाई भी अच्छी है। फिर जिसका नहीं होता दिल्ली पुलिस में तो CISF, CRPF, ITBP, BSF इन सबको ऑप्ट करते हैं, चूज करते हैं, ठीक है ना। ये होते हैं, ये सारे एग्जाम होते हैं CPO के थ्रू। बेटा ध्यान रखना, ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये CPO के थ्रू होते हैं, ठीक है ना। ये जितने भी होते हैं ये पोस्ट आपको CPO के थ्रू मिलती है, और इसमें SI की पोस्ट मिलती है। SI का मतलब होता है सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर मतलब इंस्पेक्टर से नीचे, ठीक है ना। तो इंस्पेक्टर से नीचे आपको इसकी पोस्ट मिलती है यहाँ पर, ठीक है ना। एक मिनट होल्ड करना, मैं पहले देख लूँ कैमरे में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई ग्लिच तो नहीं है। पता चला मैं बोले जा रहा हूँ और कैमरा बंद हो गया हो, ठीक है ना। हाँ, तो इसमें आप देखोगे कि आपका ये हो गया, ठीक है। फिर CGL के थ्रू भी बेटा क्या होता है, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि सारी जो टॉप की A ग्रेड और B ग्रेड की पोस्ट होती हैं वो UPSC में के थ्रू लगती हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, ठीक है ना। फिर उसके बाद C ग्रेड में ये आता है आपका SI। फिर अगर आपने और थोड़ी मेहनत करी और डिपार्टमेंटल एग्जाम्स वगैरह दिए तो आप इंस्पेक्टर बन सकते हो, और उसके ऊपर आप प्रमोशन बहुत जल्दी ईजी हो जाते हैं, ठीक है ना।
सीजीएल में भी आपका ऐसा होता है, जो अदर जो डिपार्टमेंट्स होते हैं या फिर मिनिस्ट्रीज होती हैं, ठीक है ना, कई है, एक का नाम क्या लूं, बहुत सारे डिपार्टमेंट नए नए बनते भी रहते हैं बेटा। मतलब इसलिए भी हमको पूरे डिपार्टमेंट नहीं पता है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट बनते हैं और बहुत सारे जो मतलब जो जरूरत के नहीं होते, ऑब्सोलीट हो जाते हैं, उनको हटा बंद कर दिया जाता है, फिर उनके जो स्टाफ होता है किसी और में उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो बस इतना आप समझिए, जितने भी गवर्नमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या गवर्नमेंट के जो वो ऑफिस होते हैं, उसमें सी ग्रेड की जो पोस्ट होती है और बी ग्रेड की, बहुत बार समहाउ सीजीएल के थ्रू बी ग्रेड की पोस्ट आपको मिल जाती है, ठीक है ना, असिस्टेंट लेवल की, ध्यान रखना। तो इसमें आपकी पॉसिबिलिटी, वो आप देखो, अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो धीरे धीरे आपको चीजें और नॉलेज अपने आप मिलती जाएगी। मेन बात है कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करें और क्यों करें, क्या हम इसकी प्रिपरेशन करने के लिए के लायक हैं, ठीक है, उसकी मैं बात बताता हूँ। अच्छा, एक बात जो बहुत ही अच्छी भी है और बहुत ही ये समझ लो स्टूडेंट के हिसाब से ठीक है, वो ये है बेटा कि एसएससी के सभी एग्जाम्स, सभी, ठीक है ना, चाहे एमटीएस हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीजीएल हो, सीपीए हो, सभी एग्जाम का जो सिलेबस है वो लगभग सेम है। अब लगभग सेम का मतलब क्या हुआ कि होता क्या है, बस लेवल का फर्क हो जाता है। जैसे ग्रेजुएशन लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़े डिफिकल्ट होते हैं उसी कैटेगरी के होंगे, बट थोड़े डिफिकल्ट लेवल के होंगे, ठीक है ना। एमटीएस, हालांकि एमटीएस का एग्जाम भी इजी नहीं होता है, सबसे ज्यादा तो कंपटीशन इसी में होता है कि 10th लेवल का होता है, बहुत सारे लोग इसको फॉर्म को फिल कर देते हैं, ठीक है ना। तो इजी तो कोई भी नहीं है, ठीक है। बाकी हम लोग जैसे धीरे धीरे मैंने बताया कि हम लोग अब यहाँ पे पूरा कोर्स डालेंगे, ठीक है ना, तो आप उसको प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है ना। और आपको जैसे जैसे हम लोग पढ़ाएंगे आपको चीजें समझ में भी आने लगेगी, ठीक है ना। तो मेन बात यह है बेटा कि इन सभी एग्जाम्स का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट सेम का मतलब इसमें 4 टॉपिक्स होते हैं, ठीक है ना। हर एग्जाम में 4 चीजें, 4 टाइप के मतलब वो होता है, टॉपिक्स होते हैं। वो मैं बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं। जैसे आपको दिख भी रहा होगा, एक जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक है, एक होता है जनरल अवेयरनेस, एक होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और एक होता है इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है ना। अब आप बोलोगे इंग्लिश लैंग्वेज तो पता है, इंग्लिश के बारे में पूछेगा, बाकी ये सारी चीजें क्या है, ठीक है ना। तो बाकी चीजें क्या है ये आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। हो रहा देखिए बेटा, जो एसएससी का सिलेबस होता है ना बेटा, वो बहुत वास्ट होता है। वास्ट का मतलब बहुत ज्यादा बड़ा होता है, बट एक अच्छी बात यह है कि इजी भी बहुत होता है, ठीक है ना। मतलब इजी है, मतलब थोड़ा लेंदी है, ठीक है ना, सिलेबस करने में ही। इसीलिए मैं कोई ऐसा इंस्टेंट आपको कोई ऐसा प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं कि आपको मैं 1 महीने 1.5 महीने में ये सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। 1-1.5 महीने में सिलेबस नहीं होने वाला है, इसको बहुत लंबा टाइम लगेगा, ठीक है ना। देखो इनिशियली मैं और 1-2 टीचर और हैं, वही हम लोग बैच स्टार्ट करेंगे, और हो सकता है कि मैं ही स्टार्ट करूं, फिर जैसे जैसे टीचर्स की अवेलेबिलिटी होगी वैसे वैसे और टीचर्स में लाता रहूंगा, ठीक है ना। बाकी मेरी क्लासेस कंटिन्यू आएगी, इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है ना, ये प्रॉमिस कर सकता हूँ। तो बेटा होता क्या है, सबसे पहले हम लोग अगर स्टार्ट करें तो हम लोग इंग्लिश से ही करते, चलो ठीक है। जनरली आप लोग इंग्लिश पढ़ते भी रहते हो, ठीक है ना। बहुत से बच्चे हिंदी मीडियम से होते हैं, अब वो बोलते हैं कि सर हम तो हिंदी मीडियम से हैं, ठीक है, हम लोग इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करें, ठीक है। तो बेटा होता क्या है, मैं जैसे कि हमेशा बच्चों से कहता भी हूँ ये, ठीक है ना, और मैं भी हिंदी मीडियम से ही था, ठीक है। हालांकि मैं इंग्लिश पढ़ाता नहीं, लेकिन हाँ पढ़ा भी दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, अगर कोई टीचर नहीं मिला तो, ठीक है। तो मैं हमेशा बच्चे से कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आती है। अगर मैं पूछूं मतलब सेब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आप बोलोगे एप्पल कहते हैं, पानी को क्या कहते हैं, वाटर कहते हैं, ठीक है ना। और जनरली हम लोग बहुत सारे इंग्लिश वर्ड यूज भी करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, मेन बात ये है ना, कि आपको बहुत ज्यादा नहीं आती है ना, ध्यान रखना है, बात को समझना। आपको आती है लेकिन कम आती है। तो अब क्या कीजिए, तो ऑब्वियसली होता है उसी चीज को, उसी आपके नॉलेज को आपको थोड़ा बस और इंक्रीमेंट करना है और बढ़ाना है, ठीक है ना। और उसके अलग अलग कंसेप्ट होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जनरली जो लोगों को दिक्कत होती है ग्रामर में ही होती है, ठीक है ना। तो अगर मैं इंग्लिश की बात करूं बेटा, सिर्फ इंग्लिश की बात करूं,
तो इंग्लिश को हम मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इंग्लिश को हम मेजरली कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? 3 पार्ट्स में, ठीक है ना। समझते जाना बेटा, हर चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, और ये हर चीज आपको समझ में आ जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम की प्रिपरेशन करना या क्रैक करना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, बस हाँ थोड़ा टाइम टेकिंग है। बट मैंने क्या बोला, नीट जितना मतलब मेडिकल लाइन में जाना है या उतना 5-5 6 साल नहीं लगेंगे आपके। आपको 6 महीने सिलेबस कंप्लीट करने में लगेंगे, 2-3 महीने रिवीजन करने में लगेंगे और 2-3 महीने मॉक टेस्ट, मतलब हाँ 1 साल का टारगेट तो मान के चलो। इतना तो पेशेंस रखना पड़ेगा बेटा आपको, ठीक है ना, अगर आप इतनी बड़ी चीजों को अचीव करने की अगर आप सपने देख रहे हो, ठीक है ना। तो 1 साल आपका मान के चलिए, ठीक है। 1 साल के बाद आपका हो सकता है कि एग्जाम निकलना शुरू भी हो जाए, ठीक है, अगर डेडिकेटेडली कर रहे हो तो, ठीक है, अदरवाइज बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। तो इंग्लिश सेक्शन को हम मेजरली 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश के सेक्शंस को हम मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, जो एसएससी लेवल की इंग्लिश है, ठीक है ना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वो होती है वोकैबुलरी, ठीक है ना, वोकैबुलरी। अब आप बोलोगे वोकैबुलरी क्या होता है, ठीक है। याद करो बचपन में जब हम लोग या आप लोग पढ़ते होगे तो टीचर्स क्या करते थे, इंग्लिश के चैप्टर में से इंपॉर्टेंट वर्ड सेलेक्ट करो, है ना, और कुछ कुछ बुक्स में इंपॉर्टेंट वर्ड जो डिफिकल्ट वर्ड होते थे उनके मीनिंग साइड में इंग्लिश में ही लिखे होते थे, है ना। अच्छा, इंग्लिश मीनिंग वर्ड मीनिंग से रिलेटेड एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि हम लोग के स्कूल में, क्योंकि हम लोग मतलब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे या गांव से भी मैं पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है ना, तो उसमें क्या करते थे, इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग बताया जाता है। तो कुछ भी लिखा जाए इंपॉर्टेंट ही लिखा हुआ है, तो इंपॉर्टेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, महत्वपूर्ण कहते हैं, महत्वपूर्ण, वो लिख दिया हमने। और फिर वो चीज हमको याद कराई जाती है, रट्टा मतलब कराया जाता था कि भाई इसको याद रखो, ठीक है। बट कहीं कहीं हमने देखा दिल्ली जैसे शहरों में कि इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड भी होता है ना, इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड मीनिंग। जैसे कोई डिफिकल्ट वर्ड आ गया, जैसे सपोज करो कोई डिफिकल्ट वर्ड आ गया, हाँ वेरासिटी, अब कहीं लिखा है वेरासिटी लिखा है, तो व्हाट डू यू थिंक बेटा, व्हाट डू यू थिंक कि वेरासिटी का मतलब क्या होगा, बताओ जरा सोचो, या गूगल भी कर ही सकते हो, ठीक है। मैं गूगल नहीं करूँ, मैं तो टाइम देखने आया हूँ, खैर ठीक है, टाइम कितना हो गया। तो वेरासिटी का मतलब होता है ट्रूथ। देखो वेरासिटी शायद आपको ना पता हो, बट आपको ट्रूथ जरूर पता होगा। ट्रूथ का मतलब होता है सच्चाई, ठीक है ना। और अगर ऐसे ही एक वर्ड में अगर आपको बताऊं, हाँ एक वर्ड होता है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है, ONUS। ऑनेस्ट का मतलब आपका इसका जो सब्स्टिट्यूट जो वर्ड है वो आपको बहुत अच्छे से पता है, बट ऑनेस्ट का मतलब शायद ना पता हो। ऑनेस्ट का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आप बताओ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको नहीं पता है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, समझ लो बेटा। तो इस तरीके के आपको चीजें सीखनी है कि कुछ तो आपको इंग्लिश आती है, सॉरी ये नहीं, ये कुछ इंग्लिश आपको आती है, कुछ वर्ड्स आपको आते हैं, कुछ वोकैबुलरी आपको आती है, बट उसी की सिमिलर वर्ड जो होते हैं, जो सिनोनिम जिसको हम कहते हैं, वो कुछ आपको करनी पड़ेगी, ठीक है बेटा। तो एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है कि जैसे ये आपको वर्ड दे दिया, ठीक है ना, फिर उसके 4 ऑप्शन दे दिए, MCQ बेस्ड होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, ये बात बताना भूल गया मैं। SSC के एग्जाम, ठीक है ना, अब तो कंप्लीटली MCQ बेस्ड होते हैं और CBT होते हैं। CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, कंप्यूटर पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। वो आप आगे मैं बताने ही वाला था वैसे, ठीक है ना, उस पर भी आएंगे, डोंट वरी। अभी ये वीडियो आपने देख ली ना बेटा, तो गवर्नमेंट सर्विसेज के रिगार्डिंग, स्पेशली SSC के रिगार्डिंग आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। कुछ रह जाएंगी तो आप पूछ सकते हो कमेंट में डाल के, ठीक है, कमेंट में पूछ सकते हो। और साथ में अगर किसी और भी एग्जाम्स की आपको बात पूछनी हो तो आप मुझको पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो इनिशियली आप देखोगे कि इस टाइप के वर्ड्स आपको आते हैं और इस टाइप के वर्ड्स की आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आता है आपका सिनोनिम एंटोनिम में, ठीक है ना। तो आपको कोई वर्ड दे देगा, उसमें पूछेगा कि इसका सिनोनिम बताओ, ठीक है ना, और या एंटोनिम बताओ। कहाँ खिसे कर हो भैया, ठीक है, गर्मी इतनी हो रही है, नहीं रख हो रहा है, मिट नहीं रहा है, ठीक है बेटा। तो इंग्लिश का जैसे कि मैंने बताया
इंग्लिश को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वोकेबलरी। अब वोकेबलरी में भी बहुत सारी चीजें होती है बेटा, ध्यान रखना। वोकेबलरी में आपकी क्या क्या होती है, आपके सिनोनिम एंटोनिम्स होते हैं, ठीक है, आपके ईडियम्स होते हैं, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, हाय हाय, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होते हैं आपके, ठीक है, होमोनिम्स भी होते हैं, एक जैसे साउंड करने वाले, ठीक है। तो ये सारे आपके वोकैबुलरी से रिगार्डिंग चीजें होती हैं और ये आपको पढ़नी पड़ेगी, है ना। क्या होता है, धीरे धीरे इसी चैनल पे आपको मिलेगा, ठीक है, सब चीज मैं कराऊंगा, डोंट वरी, ठीक है ना। वोकैब तो मैं शायद 1-2 क्लास के मतलब मैं ही स्टार्ट करा दूं, ठीक है ना। वोकैब फिर ग्रामर में देखो टाइम लगता है, वो अगला सेक्शन वही है। सबसे पहले आपने, अच्छा सबसे पहले इंग्लिश की शुरुआत आपको वोकैब से ही करनी है, ठीक है, क्योंकि वोकैब से क्या होता है बेटा, अगर आपको कुछ वर्ड्स आते हैं, ठीक है ना, अगर आपको कुछ वर्ड्स आते हैं, आप ग्रामर ना भी जानते हो, तो उन वर्ड्स को बोल के आप अपनी बात को कह सकते हो, और आपको थोड़ा बोलना शुरू करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा थोड़ा, ठीक है ना। जैसे मान के चलो आपको ग्रामर नहीं आती, बट आपको पता है कि पानी को इंग्लिश में वाटर कहते हैं और पीने को ड्रिंक कहते हैं, तो आप ये तो बोल ही सकते हो ना, ठीक है, कि आई वाटर तो कोई भी अंग्रेजी होगा वही समझ जाएगा कि पानी मांग रहा है, समझ रहे हो ना। तो ऐसा नहीं है कि ग्रामर, अच्छा ग्रामर गवर्नमेंट सर्विस के लिए ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वैसे बता रहा हूँ इन जनरल आपको फोकस करना चाहिए वोकैब पर, ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स आपको याद करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है ना। इसके लिए आपको एक प्रॉपर आपको एक नोटबुक बनानी पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि जैसे जैसे मैं कराऊंगा ना बेटा, ध्यान रखना नोटबुक में आपको नोट्स जरूर बनाने, क्योंकि वीडियोस आती रहेंगी जाती हैं यूट्यूब पे बेटा, इन सब चीजों की मेरे अंदाज से मतलब हजारों तो नहीं, लेकिन कई 100 सैकड़ों वीडियो तो होंगी, ठीक है ना। मतलब कई ऐसे टीचर्स हैं जो मुखर्जी नगर, है ना, और ओल्ड राजेंद्र नगर, ठीक है, और भी जो अलग अलग जगह हैं जहां पर मतलब ये जो कोचिंग्स बहुत ज्यादा मतलब चलते थे, ठीक है ना। अब जनरली इतना फुटफॉल बचा नहीं है ऑफलाइन कोचिंग्स में, शायद इसीलिए मैं भी ऑनलाइन पे शिफ्ट हो रहा हूँ, ठीक है ना, ये एक वजह है। ऑनलाइन में ऑफलाइन में इतना फुटफॉल अब बचा नहीं, पहले बच्चे बहुत थे, हमारे पास भी थे, ठीक है ना, बट अब नहीं है, अब ऑलमोस्ट सारे बच्चे ऑनलाइन में शिफ्ट हो गए, ठीक है ना। इस करके हमको भी ऑनलाइन में आना पड़ रहा है, ये मजबूरी है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, देखो समय बदलता रहेगा, टेक्नोलॉजी आती रहेगी, अभी ये है, ठीक है, ऑनलाइन का, आने वाले टाइम पता नहीं क्या आ जाए, ठीक है, नोबडी नोज, ठीक है, तो वो अलग बात है। मेन बात ये है बेटा कि जो मैं बताता था कि जो ऑफलाइन टीचर्स थे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स थे, ठीक है ना, और शायद हमने भी उनसे ही पढ़ा है, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हमने भी कहीं ना कहीं से पढ़ाई है, ऑब्वियस होता है, ठीक है, नॉलेज गेन की है, फिर अपनी भी मेहनत होती है। तो आज के टाइम में वो ऑनलाइन फ्री पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पे सब कुछ फ्री है, आपको होता है ना, यूट्यूब पे सब लोग फ्री पढ़ा रहे हैं, बट मेन बात ये होती है, ठीक है, आप कहीं से ही पढ़िए, हमसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, वो आपकी चॉइस है, कोई किसी के लिए बाउंड नहीं है, ये आपकी खुद की चॉइस है। बट किसी भी टीचर से पढ़ोगे आप, आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए, जो भी सब्जेक्ट आप उस टाइम पढ़ रहे हो, जैसे आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो आपके पास इंग्लिश की नोटबुक होनी चाहिए, और जो हो सकता है कि जैसे उन्होंने मान लो 100 वर्ड मीनिंग कराए, वोकैब कराए या ईडियम्स कराए, हो सकता है कि उसमें से 20, 30, 50 आपको आते भी हो, या आपको सिर्फ वीडियो देख के याद हो गए हो, बात समझ रहे हो बेटा। हो सकता है आपने 100 ईडियम्स की वीडियो देखी और 50 तो नहीं, खैर इतना तो जल्दी याद नहीं होते, अगर आप फर्स्ट टाइम करो तो हाँ 20 से 30 आपको फौरन याद भी हो जाएंगे, अरे ये तो बहुत ईजी, ये तो याद हो गया। लेकिन जो 60-70 जो आपको ईडियम्स नहीं याद हो रहे हैं, ठीक है ना, तो उसको नोट डाउन बेटा जरूर करो। नोट्स का मतलब ही यही होता है, ठीक है। अब कुछ लोग सोचते हैं नोट्स का मतलब जो सर ने बोला है वही बिल्कुल नोट छाप लिए, नहीं नहीं, ये आपके खुद के नोट नहीं, वो तो आपने फिर कॉपी किया। नोट्स का मतलब होता है कि जो चीज बहुत इजी है, जो चीज ऐसे समझ में आ रही है ना, तो वो आपको नहीं लिखना है, ठीक है। ये तो ना हर चीज का मतलब लिखते रहोगे, अभी मैंने बोला एसएससी की फुल फॉर्म होती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, आपने नोट बनाना शुरू किया, अरे सर ने बोला था एसएससी की फुल फॉर्म होती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, इससे क्या फायदा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर चीज नोट करनी है, जो टीचर बोल रहा है
आपको वो नोट करनी है। आप क्या उसके वो स्टेनोग्राफर हो ना हो, ठीक है, जो वो बोल रहे हो आप लिख दोगे और लो जी मैंने तो लिख दिया जी, मैं तो अपना काम कर दिया, ठीक है ना। ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना। इसको तो मलेशियस कंप्लाइंस कहते हैं। मलेशियस कंप्लाइंस मतलब भैया आपने बोला था नोट करने के लिए, तो जो मैं बोल रहा हूँ अभी ये भी बोल रहा हूँ वो भी लिख लिया, है ना। तो ऐसे नहीं है। नोट्स का मतलब समझदारी से बनाए हुए अपने नोट्स होते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो आपको चीजें लग रहा है कि थोड़ी डिफिकल्ट है और शायद मैं भविष्य में भूल जाऊं, है ना, ऐसा होता भी है बेटा। एक चीज अभी आप पढ़ रहे हो वो तो याद रहेगा आपको, बट क्या है कि अगली चीज पढ़ोगे तो पीछे वाली चीज की बहुत सारी चीजें, मैक्सिमम चीजें आप 50 to 60% वो चीज आप भूल जाओगे, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है आपको कि जैसे आपने कोई, मैंने बताया जैसे 100 ईडियम्स की अपनी वीडियो देखी, अब हो सकता है आपको 10, 20, 30 तो आपको वीडियो देखते ही याद हो गई, है ना, ये तो बहुत ईजी है, ये तो याद हो गई। बट उन 70 का क्या बेटा जो आपको याद नहीं हुई है, वो आपको नोट करना चाहिए, ठीक है ना। और जब आप वो नोट करोगे तो फिर आप उसको एक दो बार रिवाइज करोगे तो वो भी याद हो जाएंगी। और यही मेहनत होती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कान में हेडफोन लगा लिए और वीडियो सामने चला ली, आंख बंद करके लेटे हो सुन रहे हो, ठीक है। आंख बंद करके लेटने का मतलब बेटा आंख बंदी हो जाएगी फिर, ठीक है ना। ऐसे पढ़ाई नहीं होती। थोड़ा डेडिकेशन, ठीक है ना, और थोड़ी कंसिस्टेंसी मांगती है, ठीक है ना, मेहनत, ठीक है बेटा। तो ये था आपका वोकैब का सेक्शन, जो कि हमारे चैनल पे तो आने ही वाला है, ठीक है। बाकी आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस आपका सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका वोकैब के बाद आता है, वोकैब के बाद आता है ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन, ठीक है, ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, जानते ही हो आप इंग्लिश ग्रामर क्या होता है। इंग्लिश ग्रामर का मतलब जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, है ना। ऐसा तो कोई बच्चा होगा नहीं आप में से कि जिसने कभी ग्रामर पढ़ी ना हो। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, है ना, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, सॉरी, ठीक है, ये सब। तो ये क्या करता है, जो जो आपकी ग्रामर होती है ना, वो क्या करती है, वो वोकेबलरी को, जो वर्ड्स होते हैं उसको एक सीक्वेंस, एक पैटर्न प्रोवाइड करती है, ताकि उसका मीनिंग निकल सके, है ना, कोई मीनिंगफुल उसकी मतलब स्टेटमेंट बन सके। ऐसा नहीं है कि जैसे राम आम खाता है, ये तो सही है, राम आम खाता है, आम राम खाता है ना, ऐसे तो नहीं होगा, ठीक है। मतलब एक कोमा फुल स्टॉप, ध्यान रखो, जिसको पंचुएशन कहते हैं, एक कॉमा फुल स्टॉप भी बेटा बहुत मायने बदल देता है। जैसे कि हाँ, मैं ऑफलाइन क्लास में एग्जांपल देता रहता हूँ कि बच्चे को उबालकर दूध दे दो, ठीक है ना, ठीक है, बच्चे को, अब देखो कहाँ मैंने पॉज लिया, इस पे देखो मैटर करना। एक तो ये बोल सकता हूँ कि बच्चे को उबाल कर दूध दे दो, समझा है ना, बच्चे को उबाल कर दूध दे दो, तो इसका मतलब कि बच्चे को दूध देना, वो भी बॉईल करके। और एक ये भी हो सकता है कि कहाँ पे मैं पॉज दे रहा हूँ, कहाँ पे मैं क्या कहते हैं अल्प विराम, क्या कहते हैं उसको, कॉमा लगा रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही तो बोल सकता हूँ बच्चे को उबालकर दूध दे दो, मतलब क्या हुआ, है ना, पूरा अर्थ का अनर्थ हो गया कि बच्चे को उबाल दो और उसको भी दूध दे दो, अरे बच्चे को उबाल दो मतलब बेचारा बचेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना, ठीक है, ये सिर्फ एग्जाम्पल था एक, ठीक है। तो देखो कहाँ पॉज लेना है बेटा, ठीक है, ये भी बहुत मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल है। तो ग्रामर हमको ये सिखाता है। अब ये नहीं कि इतना ही ग्रामर बहुत बड़ा है सीखने में, हाँ, जो सीखने वाली चीज है वो ग्रामर ही है, ठीक है। वो भी मैं अगर नहीं कोई टीचर होगा तो फिर मैं कराऊंगा, लेकिन बहुत बाद में, ठीक है। पहले मेरा फोकस रहेगा मैथमेटिक्स और जीएस के ऊपर, है ना, या जनरल अवेयरनेस जो भी है, ठीक है, जीके भी कह सकते हो, उस पर पहले फोकस है, क्योंकि वो बहुत बड़ा सिलेबस है ना। ग्रामर इतना नहीं है लेकिन उतना भी बड़ा नहीं है। तो ग्रामर में बेटा बहुत सारी चीजें अभी मैं बताऊंगा वैसे ही। तो ग्रामर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो ग्रामर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब वही सारे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, अरे भैया आज तो बड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, एडजेक्टिव, हालांकि इसको एडजेक्टिव नहीं कहते, हमारे एक सर ने बोला था इसको कहते हैं एडजेक्टिव, डी साइलेंट होता है,
मैं कोई दिक्कत नहीं, बस यही तो खास बात है इंग्लिश की, कब कौन सा लेटर साइलेंट हो जाता है और कब कौन सा लेटर वॉयलेंट हो जाता है, कब किस पे एम्फसाइज ज्यादा करना है ना, ये भी सीखने वाली बात होती है, ठीक है ना। तो इसको एडजेक्टिव नहीं कहते, इसको कहते हैं एडजेक्टिव, सिंपली डी साइलेंट है, ऐसे हमारे सर ने बताया तुमको, है ना। तो एडजेक्टिव। फिर वर्ब, अब इसमें भी उन्होंने बोला था कि इसमें आर साइलेंट है एक तरह से, तो ये वर्ब नहीं होता, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना पार्क, कहाँ जा रहे हो, पार्क में जा रहा हूँ, है ना, पार्क, पार्क होता है ऑब्वियसली आता है। तो ऐसी ये तो वर्ब भी नहीं होता, ये होता सिर्फ वर्ब, आर बिल्कुल साइलेंट है। वर्ब, वर्ब के बाद आता है आपका एडवर्ब, ठीक है। फिर आता है आपका प्रेपोजिशन। अब इसमें भी देखो इंग्लिश की इंग्लिश के उच्चारण, क्या कहते हैं उच्चारण को इंग्लिश में, प्रोनाउंसिएशन। तो इंग्लिश के वर्ड्स के उच्चारण का सबका अलग अलग तरीका है बेटा, है ना। क्योंकि मुझे याद है हमारे स्कूल में, है ना, 11th क्लास में हमारे क्लास टीचर थे, नाम तो नहीं लूंगा ऑब्वियसली बात है, ठीक है ना। तो क्लास टीचर थे, इंग्लिश के ही थे, जो क्लास टीचर थे वो इंग्लिश वाले सर थे, लेकिन क्योंकि वो हरियाणा से बिलोंग करते थे, तो वो खुद भी इस इंग्लिश के टीचर होने के बाद भी स्कूल को स्कूल कहते थे, ठीक है ना। वो स्कूल को स्कूल ही कहते थे और उन्हें लगता था ठीक ही बोलो, हाँ भाई क्यों ना आया भाई तू स्कूल कर, है ना, ऐसे करके बोलते थे वो। तो अब उनको देखा देखी अगर हम इतनी हमको ही समझती है कि हम स्कूल बोलने लगेंगे ना तो घर वाले फिर स्कूल भेजना ही बंद कर देंगे, हैं। वो बोले ये तू पहले ही ठीक था, जब स्कूल जाता था तो अच्छा खासा स्कूल ही बोलता था, अब दो तीन दिन से क्या हो गया देखो स्कूल की बोलने लग गया भाई, ठीक है ना। तो वो अपना अपना, हालांकि इंग्लिश अच्छा पढ़ाते थे वो सर, नो डाउट इंग्लिश अच्छा पढ़ाते थे, जब भी वो कोई चैप्टर पढ़ाते थे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करते थे, लेकिन हाँ कुछ और भी वर्ड्स होंगे वो अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ लेकिन वो स्कूल को तो स्कूल ही कहते थे, है ना, स्कूल को स्कूल ही कहते थे वो, ठीक है बेटा। तो मेन बात ये है, मेन बात जो मैं बताने वाला हूँ कि जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण होता है इंग्लिश के वर्ड्स का, वो सबका अलग अलग होता है ना, उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि इसको हम प्रेपोजिशन कहते हैं। एक हमारे सर थे, फिर वही बात है, वो बोलते थे कि ये प्रेपोजिशन नहीं, ये होता है प्रीपोजिशन, ठीक है ना। हाँ तो सबका अपना पोजिशन भी नहीं बोलते थे, वो बोलते थे पोजिशन, प्री पोजिशन, चलो अच्छी बात है, प्री पोजिशन, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट आपका कंजक्शन, कंजक्शन। फिर आता है आपका इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन, जंक्शन होता है मतलब, ठीक है ना, कंजंक्शन इंटरजंक्शन। आप थोड़ा जुकाम भी हो रहा है इसलिए, ठीक है ना बेटा। ये तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और भी कई तरह की चीजें होती है, जैसे आपकी फिक्स प्रेपोजिशंस हो गए, कि वो प्रेपोजिशन का ही पार्ट है हालांकि, है ना। मेजरली तो आपका यही है ना, मेजरली तो आपका ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, वही आपको पढ़ना है कि कौन सा हर वर्ड देखो, क्योंकि हर वर्ड जो होता है बेटा वो इन्हीं में तो कुछ ना कुछ होगा, या तो नाउन होगा, है ना, कोई भी वर्ड मान लो, जब वाटर है, वाटर तो ऑब्वियसली नाउन ही है ना, संज्ञा है वो, तो नाउन होगा, वो कोई भी वर्ड होगा इंग्लिश का, या तो वो नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, वर्ब होगा, एडवर्ब होगा, इन सब में से ही कोई ना कोई होगा, ठीक है ना। तो वर्ड्स को कैसे अरेंज करना है ये सारा हम लोग ग्रामर में पढ़ेंगे, तो यही ग्रामर में पढ़ना है आपको, लेकिन थोड़ा है डिफिकल्ट लेवल है बेटा, ध्यान है। फिर तीसरी जो चीज होती है बेटा आपकी, ये तो कुछ ज्यादा ही आगे तक फैल गया, छोटा करना पड़ेगा इसको। आई होप सबको दिख रहा होगा, है ना। मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे होगे तो शायद आपको छोटा दिखे, टीवी पे देखा करो यार। आजकल तो मैं देखता हूँ, मतलब मैंने कुछ पहले भी वीडियोस बनाई हुई है, तो जब हम लोग चेक करते हैं ना कि ज्यादातर लोग कहाँ पे देखते हैं, है ना, ऐसा ऑप्शन है, हम लोग चेक कर सकते हैं क्योंकि हम लोग अपलोड करते। तो मैं देख रहा हूँ बहुत से बच्चे, मतलब परसेंटेज मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत अच्छे खासे तादाद में बच्चे टीवी पे देखते हैं वीडियो। अब शायद इसलिए देखते होंगे कि पेरेंट्स को दिखाने के लिए, देखो हम लोग टीवी देख रहे हैं लेकिन पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। बहरहाल आप जहां मर्जी देखिए, आपको फोन पे देखना फोन पे देखिए वीडियो, लैपटॉप पे देखना लैपटॉप पे देखिए, टीवी पे देखिए, टैब पे देखिए, जिस मर्जी पे देखिए, है ना, आईपैड पे देखिए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आता है कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन। अब इसमें क्या होता है बेटा,
इसमें आपकी जैसे आरसी क्लोज टेस्ट वगैरह इसमें आता है, PQRS एक टॉपिक होता है। PQRS का मतलब बेसिकली जंबल वर्ड होता है ना, उसको अरेंज करना होता है, ठीक है ना। मतलब एक ही स्टेटमेंट के अलग अलग थोड़े थोड़े चंक्स होते हैं, टुकड़े होते हैं, है ना। या फिर ऐसा भी होता है, वो तो जंबल सेंटेंस हो गए। ऐसा भी होता है कि एक पूरी स्टेटमेंट है ना, अब उसमें 4 चंक्स हैं, अब कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, बात समझ रहे हो। तो ये इसको हम PQRS कहते हैं साधारण भाषा में। और RC हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, और उसके बाद आपका क्लोज टेस्ट हो गया, ठीक है ना। तो बेटा ध्यान रखना, ये सारी चीजें आपकी जो होती हैं वो होती हैं ये तो कलर चेंज करता हूँ भाई, स्मार्ट बोर्ड का फायदा तो उठाना चाहिए ना। अब इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं, हाँ ठीक है। तो आप देखोगे बेटा कि PQRS RC और क्लोज टेस्ट की बात में कर रहा था, ठीक है ना। तो ये आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मतलब ये पढ़ने से ही आता है आपका, है ना। जितने ज्यादा अब आप क्या करोगे, जितने ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़ोगे, है ना, और जितने ज्यादा आप लोग रीडिंग करने की कोशिश करोगे, है ना, मैं आपको बताता हूँ ओवरऑल आपकी इंग्लिश में ग्रोथ कैसे होगी। देखो बेटा, वो क्या मैं कराऊंगा, डोंट वरी, हमारे इस चैनल पे बहुत सारा कंटेंट आने वाला है, बस आप इसको फॉलो करो, ठीक है ना। लाइक सब्सक्राइब तो करोगे ही करोगे, लाइक करोगे और वो बेल आइकन वगैरह दबाओगे, है ना, तो आपको जल्दी चीजें अवेलेबल होंगी, ठीक है ना। देखो सपोर्ट करना, सपोर्ट तो करना पड़ेगा। अगर हम यूट्यूब पे आ रहे हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना, अभी मैं बहुत सुबह सुबह क्लास ये बना रहा हूँ और कोई भी नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। तो हमारी भी थोड़ी उम्मीदें रहती हैं, और उम्मीदें ये रहती हैं कि अगर आप हमसे कुछ सीख रहे हो, ठीक है ना। देखो वैसे तो वो कहते हैं ना फ्री में कुछ भी नहीं मिलता, नहीं यूट्यूब पे तो फ्री में सब कुछ मिलता है, लेकिन आपका भी एक दायित्व बनता है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है और आपको ये हेल्पफुल भी लग रही है और आपको लग रहा है कि हाँ सर अच्छा करा रहे हैं, ठीक है, तो अब हो सकता है और लोगों को भी हमारे जो चैनल है वो रिकमेंड कर सकते हो और उनको शेयर कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि उससे तो कंपटीशन बढ़ेगा, अरे भाई देखो, एक मैं ये इन सब चीजों से परे एक बहुत साधारण सी बात बताता हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी की हेल्प कर रहे हैं और वो आपसे आगे निकल जाएगा और इसलिए आप उसकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो बेटा ये बहुत ज्यादा बड़ी बेवकूफी आपकी, क्योंकि जिसको करना होगा ना वो आपकी हेल्प के बिना भी कर देगा। ध्यान रखना, जिसको लाइफ में कुछ करना होगा तो वो आपकी हेल्प के बिना भी कर देगा। जैसे कि मान के चलो अगर हम ये वीडियो जो ना बनाए, तो अगर आपने ठान लिया है कि आपको ये गवर्नमेंट सर्विस में जाना है तो आप नहीं कर सकते, तब भी कर सकते हो, ऑब्वियसली बात है, ठीक है, बट हम भी एक माध्यम हो सकते हैं। तो ध्यान रखना, तो ऐसे इंसान की हेल्प कर दो, क्योंकि हो सकता है फिर शायद भविष्य में वो सोचे कि देखो इन भाई ने मेरी हेल्प की थी, है ना, इन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया था तो आज ही हो गए, नहीं तो उसका होना तो तय है, ऐसी बात नहीं, जिसको करना है वो करके ही मानेगा, ठीक है ना। तो हेल्प करते रहो, इतने भी नैरो माइंडेड मत बनो, ठीक है ना। जीवन मतलब ऐसा ही नहीं है कि हाँ भाई छीन लिया किसी से, हड़प लिया, ठीक है, इतना ज्यादा ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी की हेल्प कर रहे हो और आपका शायद इसमें कुछ जा भी नहीं रहा हो, है ना, जैसे ये कोई वीडियो ही शेयर करनी है तो उसमें आपका क्या जाएगा भाई, कुछ तो जा नहीं रहा जेब से, तो ऐसी हेल्प तो कर देनी चाहिए, है ना। जैसे आपसे कोई रास्ता पता पूछ रहा है तो आप बता सकते हो कि हाँ ये दुकान है 2 गली छोड़ के, तो आपका क्या गया, आपकी जेब से थोड़ा कुछ गया, तो ऐसी हेल्प तो कर देनी चाहिए, है ना। जैसे आप कहीं जा रहे हो, कहीं देख के कि सामने वाला की पार्टी जेन्युइन होनी चाहिए, पता चला कि वही कोई फ्रॉडिया है और आपको, है ना, आजकल ये भी बहुत चल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। मेन बात यह है कि इंग्लिश की आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। सबसे पहले वोकैब जो कि हम कराएंगे, जैसे से हम कराएंगे वैसे वैसे आप करते रहना। ग्रामर वो भी हम कराएंगे, जैसे से हम कराएंगे आप वैसे 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 आप करते रहना। और कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम नहीं कराएंगे, वो आपको खुद करना पड़ेगा। आपको एक न्यूज़पेपर लेना पड़ेगा, आप चाहे हफ्ते भर के लिए या महीने भर के लिए एक न्यूज़पेपर ले लो, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ते हो, महीना भर तो ज्यादा होगी, लेकिन हाँ 10 दिन तक तो एक न्यूज़पेपर को आप आराम से पढ़ सकते हो, तो इतना खर्चे वाला काम भी नहीं है। न्यूज़पेपर से ये थोड़ा अच्छे क्वालिटी का न्यूज़पेपर जो कि आपको पता है जनरली द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, है ना, तो डेक्कन क्रॉनिकल्स, ये सब अच्छे न्यूज़पेपर। ये भाई अब मैं और किसी का नाम नहीं लूंगा जो मैं रिकमेंड नहीं करना चाहता, ठीक है, मैं किसी को ऐसे डिग्रेड नहीं करना चाहता,
बट जो मैंने नाम लिए वो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, है ना। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, है ना, द इकोनॉमिक्स टाइम्स भी बहुत अच्छा आता है। तो ये सारे आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना, तो इससे आपको गवर्नमेंट सर्विस के रिगार्डिंग एक मतलब नॉलेज में इजाफा होगा। बाकी ज्यादा न्यूज़पेपर मुझे इतनी एफिशिएंट नहीं लगते, बाकी बाकी की सेल और ज्यादा जबकि, ठीक है, क्योंकि हमारे देश में ऐसे ही होते बेटा, फालतू की चीज ज्यादा, है ना, फेमस होती है। तो आरसी के लिए आपको न्यूज़पेपर रीडिंग या फिर रीडिंग आपको बहुत करनी है ना, करनी भी चाहिए बेटा। वैसे अगर आप गवर्नमेंट से इतनी बड़ी चीज की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो इतनी मेहनत नहीं करोगे तो बेटा क्या फायदा। अभी देख लो, अभी सिर्फ हमने इंग्लिश की चर्चा की है, कितना टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया। अभी सिर्फ हमने इंग्लिश की चर्चा की है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट आता है आपका ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को हम साधारण भाषा में कहते हैं मैथ्स, ठीक है ना, साधारण भाषा में इसको कहते हैं मैथ्स, ठीक है। तो ये जो मैथ्स है, ठीक है, और इसको कहने में मुझे बिल्कुल भी 1% की लज्जा नहीं है, या मतलब अपने गिल्टी भी नहीं है महसूस, कि मुझसे बहुत अच्छे अच्छे टीचर ऑलरेडी यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, बहुत, एक नहीं काफी हैं। और मैं तो कहता हूँ जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं उनके अच्छे मिलियंस में व्यू आ रहे हैं, तो भाई वो अच्छे टीचर हैं जब भी आ रहे हैं, ठीक है। मैं उनको गलत भी बोलूं तो भी गलत है ना, तो वो अच्छा पढ़ा रहे हैं तभी तो इतने व्यूज आ रहे हैं, उनके मिलियंस में व्यूज है भाई, मतलब लैक्स में भी नहीं है, थाउजेंड्स में भी नहीं है, ठीक है ना, मिलियंस में व्यूज है। तो मिलियंस में व्यूज है तो वो अच्छा पढ़ा रहे हैं, बट क्या करें, अगर वो टीचर पहले से ही कोई टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं, है ना, या पहले से ही कोई टीचर अच्छा कर रहे हैं तो हम ना करें। मतलब अंबानी अगर बहुत अच्छा बिजनेसमैन है तो और बिजनेसमैन क्या सोचे कि हम काम ही ना करें, नहीं, ऐसा तो नहीं होता। या अच्छे टीचर पहले से यूट्यूब पे अवेलेबल तो हम लोग ना पढ़ाएं, हम भी पढ़ाएंगे भाई, ठीक है, और उनसे इंस्पायर होके पढ़ाएंगे, है ना। हो सकता है कि जितना उनको व्यूज आते हैं उससे थोड़े बहुत हमारे भी आ जाए, है ना। ऐसा तो नहीं कह सकता कि उनको मुझे compete करना है या उनको बीट करना है, ऐसा नहीं है बेटा। हमको सिर्फ बच्चों को प्रिपेयर करना है, ठीक है, वो हम ऑनेस्टी से करेंगे। व्यूज इतने मैटर नहीं करते, बस उतना ही मैटर करते कि थोड़े बहुत व्यूज आ जाएंगे तो एक कॉन्फिडेंस रहता है और एक थोड़ा समझ लो ना, एक काम करने की और एक एनर्जी आती है, ठीक है। और बाकी तो सब डिपेंड करता है कि हमारा कंटेंट कैसा है। अगर हमारा कंटेंट अच्छा होगा तो ऑनलाइन में वो भी अच्छा जाएगा। तो मैथ्स में आप देखोगे कि नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, थोड़ा इसको बड़ा कर दो क्या, लो जी बड़ा कर देते हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम मैंने अपने आप को हटा ही दिया, यही सही है, ठीक है। नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, मिशन एंड एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, मेंसुरेशन, 2D मेंसुरेशन, 3D डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है ना। और भी एक आधा टॉपिक रह गया हो तो बेटा देखो, टॉपिक याद करने से, नाम जपने से कुछ नहीं होगा। माला फेरत जग मुआ, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का मन का फेर। मतलब सिर्फ नाम रटने से कुछ नहीं होगा भाई, काम करना पड़ेगा। जब आप एक एक टॉपिक को पढ़ोगे, इन टॉपिक्स के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक है, बात समझ लो ना, कि ये एक एक टॉपिक, जैसे नंबर सिस्टम, इसमें भी बहुत टॉपिक्स है, एलसीएम एचसीएफ बहुत टॉपिक्स है। जब इनको एक एक टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है ना, तब आपको पता चलेगा कि ये क्या है, नाम तो अपने आप रट जाएंगे, ठीक है ना बेटा, नाम रटने से कुछ नहीं होगा। तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि ये आपके टॉपिक्स है, और हो सकता है इसके अलावा भी कोई हो, दो चार जो मिस हो गए हो, ठीक है बेटा। भाई समझ में आया, ठीक है, समझ में आया तो लाइक ठोको। इसके बाद आप देखोगे, इसके बाद आता है जीए, जनरल अवेयरनेस। अब जनरल अवेयरनेस में क्या होता है बेटा, कि हिस्ट्री, अब भाई हिस्ट्री आपने पढ़ाई है, बचपन से हिस्ट्री पढ़ते आ रहे हो। देखो दो बच्चा पहले से मतलब 9th 10th 11th 12th और मतलब और पहले भी पढ़ता आ रहा होगा, तो उसे मुझे नहीं लगता कि उसको बताने की जरूरत है कि हिस्ट्री क्या है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन ये जरूर बताने की जरूरत है कि हिस्ट्री के, हमको जो हिस्ट्री पढ़ेंगे जब, तो इसमें, ठीक है, मैसेज आया किसी का बच्चे का, हिस्ट्री पढ़ेंगे जब हम लोग बेटा, ठीक है, तो इसमें मेजरली 3 चंक्स होते हैं, 3 पार्ट होते हैं हिस्ट्री के, ठीक है ना। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है ना। और हिस्ट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस भी हमको पढ़ना पड़ेगा।
देखो पढ़ोगे ना, जब मैं क्लास लूंगा ऑफिस से आते हैं तो आपको अच्छा लगेगा, मजा आ जाएगा। और हाँ, आप ये कह सकते हो कि इतने सारे टीचर पहले से ही अवेलेबल है ना, जैसे कि मैंने बताया हर हर टॉपिक के, रीजनिंग के भी इतने सारे टीचर ऑलरेडी अवेलेबल है ना यूट्यूब पे। फ्री फ्री कंटेंट बता रहा हूँ, पेड तो बहुत है, ऑफलाइन तो और भी बहुत है। हिस्ट्री और ये जनरल अवेयरनेस के भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, है ना। आजकल तो एआई वीडियोस भी आने लगी, मैंने देखा है। मतलब अब वो अभी से तो इन सब चीजों को फॉलो करता हूं, तो मेरे में भी, मेरी फीड में भी आता रहता है सब, है ना, कि मैं चंद्रगुप्त मौर्य हूँ, है ना, और मेरे गुरु का नाम चाणक्य था, मैंने ऐसे किया। वो खुद ही चंद्रगुप्त मौर्य, भाई टीचर तुमको क्या बताएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ही खुद अपने आप बता रहे हैं आपको, ठीक है ना, अपनी हिस्ट्री बता रहे हैं, है ना। और क्या कहते हैं, अलेक्जेंडर अपनी हिस्ट्री बता रहे हैं, वो भी हिंदी में बता रहे हैं अलेक्जेंडर अपनी हिस्ट्री, सोचो, ठीक है। तो वो भी एक ऑप्शन है, बट उसमें मुझे लगता है कि वो आपको माइंड को एक सूदिंगनेस देता है। स्टूडेंट को ये सब वीडियो मेरे हिसाब से एआई वीडियो तो नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपका ब्रेन रोटन का काम करता है। देखो टीचर से जब आप पढ़ते हो ना, कोई भी टीचर हो, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, तो एक अलग कनेक्शन रहता है ना, टीचर और स्टूडेंट का। फिर आप कमेंट में पूछ भी सकते हो हमसे कोई डाउट, एआई से क्या पूछो, फिर एआई से आपको गूगल से पूछना पड़ेगा, ठीक है ना। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है एआई की वीडियो तो मत देखो, बाकी आपको टीचर की देखनी, किसी की टीचर्स की देख सकते हो, क्योंकि टीचर जब पढ़ाएगा उसका एक पर्सनल टच होता है, ठीक है ना बेटा। चलो, तो हिस्ट्री में भी एंशियंट, मिडिवल और हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, हिस्ट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस भी पढ़ेंगे। जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या है। और सबसे अलग मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी खासियत क्या है, या कैसे मैं सब टीचर से अलग हो सकता हूँ, वो तो आप ही जज करोगे, कि मैं सारे टॉपिक्स को ना बड़ी डिटेल में पढ़ाऊंगा बेटा। मुझे किसी चीज की जल्दी नहीं है, और मैंने आपको बोला आपको भी नहीं होनी चाहिए। ये सिलेबस 6 महीने तो लेगा। अभी क्या जुलाई है ना, जुलाई स्टार्ट ही हुआ है, जुलाई अगस्त सितंबर तक जाएगा। ये समझ लो 6 महीने के बाद 7 8 9 महीने भी मान सकते हो। तो ये पूरा साल दिसंबर तक आपका सिलेबस जाएगा, है ना, सब चीज मिला लोगे तो बहुत ही स्लोली बहुत ही आराम से मैं काम करूंगा, ठीक है ना। और बाकी आप लोग देखो, इस पर भी डिपेंड करता है, जितने ज्यादा आप लोग व्यूज दिलाओगे, है ना, जितने ज्यादा व्यूज दिलाओगे, ठीक है, उतनी ज्यादा फ्रिक्वेंटली और जल्दी जल्दी कंटेंट आएगा। और नहीं तो फिर हम भी लेथार्जिक हो जाते हैं थोड़े, ठीक है ना। ज्योग्राफी में हमको पढ़ना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है ना। जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा क्या है इसमें। इंडियन पॉलिटी का मतलब तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोग को ज्यादा पढ़ना होता है, और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें मेंशन, क्योंकि आपको पता है ये देश पूरा कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है ना। डिटेल में हम जब पढ़ेंगे टॉपिक तभी बताऊंगा। इकोनॉमिक्स पढ़ाई है आपने, इकोनॉमिक्स कुछ बच्चों ने पढ़ा हुआ, कुछ ने नहीं भी पढ़ा हुआ। तो इकोनॉमिक्स में जब हम पढ़ेंगे तब पता चलेगा आपको कि क्या पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स। इतना तो आप लोग जानते होंगे, खैर इतने लेवल तक आप लोग आ गए हो कि इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ा जाता है ना, नेशनल इनकम वगैरह, ठीक है। और जो प्लानिंग कमीशन था उसकी क्या क्या, थोड़ी हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं इकोनॉमिक्स में, ठीक है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। फिजिक्स आपने पढ़ाई होगा, 10th तक तो पढ़ाई होगा, और कुछ ने 10th के बाद भी 11th 12th में भी लिया होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री भी आपको पता है, बायोलॉजी भी पता है। स्टैटिक जीके में क्या होता है कि किसने क्या, पहले हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, है ना। ये तो क्या इतना इजी तो नहीं पूछता, लेकिन ये बता रहा हूँ स्टैटिक जीके, जैसे हमारे पहले इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, सुकुमार सेन थे, है ना। या पहले हमारे क्या कहते हैं लोकसभा स्पीकर कौन थे, वो जीवी मावलंकर थे, है ना। इस टाइप के पूछ सकते हैं। हाँ, प्रधानमंत्री पहले कौन थे, तो ये तो बहुत इजी हो गया, है ना, सबको पता है, नेहरू जी थे, ठीक है। फिर करंट अफेयर, हाँ बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर सबसे ज्यादा फंसाता है बच्चों को, क्योंकि स्टैटिक तो आप एक बार को ये सब तो एक बार लर्न कर लिया, हो गया, है ना, फॉर एवर, हमेशा के लिए। लेकिन करंट अफेयर क्या करे, वो तो चेंज होता रहता है ना। आज मतलब जापान की प्राइम मिनिस्टर कोई और है जो अभी आई थी दौरे पे, है ना, अभी आई हुई है, और आई थी दिल्ली में ही है वो अभी। ये बस आपका ये क्लास निपटा के बस उनसे मिलने ही जा रहा हूँ मैं, समझ लो, है ना। हाँ, तो अभी लेकिन वो है, उससे पहले शिंजो आबे थे जिनकी हत्या कर दी गई, उससे के बाद भी कोई और बने, ठीक है ना। तो ये करंट अफेयर में सब कुछ चेंज होता रहता है, तो आपको वो करेंगे, वो भी मैं बताऊंगा कैसे करना है। और उसमें भी इंडिया का और वर्ल्ड का अलग अवार्ड्स एंड ऑनर्स, किसको कौन सा अवार्ड मिल रहा है, दादा साहब फाल्के अवार्ड, ये अवार्ड, बाफ्टा अवार्ड, बहुत सारे के अवार्ड है, नेशनल इंटरनेशनल, सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, बुक एंड ऑथर, किसने कौन सी बुक लिख दी,
है ना, और खासकर बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, है ना, ये सब हमको पढ़ना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट डेज, लेबर डे कब आता है, लेबर डे आता है 1 मई को, है ना, और फलाना डे, दिखाना डे, है ना, बहुत तरह के डे हैं, तो उस तरीके के हमको डेज ये सारे पढ़ने पड़ेंगे। तो इसका भी अच्छा खासा सिलेबस है बेटा। बट मैंने जैसे कि बोला, और टीचर्स की तरह मैं बहुत जल्दी जल्दी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं अपन पढ़ाएंगे भाई आराम से, तसल्लीबद्ध। आप भी तसल्लीबद्ध बैठिए। हाँ, वो अलग बात है, मैं बहुत धीरे धीरे बोलता हूँ, मेरी आदत भी है ना, फास्ट फास्ट बोलने की आदत नहीं है ना। तो आप उसको, वो क्या कहते हैं, आगे स्पीड बढ़ा देते हैं ना उसको, कुछ तो कहते हैं, हाँ, वो 2x 3x जो भी है, उस पर आप लोग बढ़ा के वीडियो देख सकते हैं, सब कुछ आपको पता ही है, ठीक है। लेकिन मैं कराऊंगा आराम आराम से, ध्यान रखना। तो अदर टीचर से जो हमारी अलग बात है वो यही है कि हमें किसी बात की जल्दी नहीं है ना, अपन फ्री आदमी है ना, और फ्री में कंटेंट भी देंगे। मैथ्स भी आपको कराऊंगा स्लोली स्लोली, आराम आराम से, है ना, एक एक चीज बेसिक से बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा बेटा। जिसको मैथ्स आज तक उसको समझ में नहीं आई ना, मैं गारंटी देता हूँ, गारंटी देता हूँ बेटा समझ में आएगी, ठीक है ना, टेंशन ना लो। इंग्लिश भी कराएंगे, बहुत धीरे धीरे करेंगे अपन। जनरल अवेयरनेस मतलब जीए भी करेंगे, इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं सब बहुत आराम से करेंगे। टाइम लगने वाला है ना, मैंने बताया टाइम 6 से 9 महीने लग जाएगा, नहीं कोई बात नहीं। रीजनिंग तो बेटा आपको मैं बहुत सीधी सी बात बताऊं, रीजनिंग तो मैं कभी पढ़ाए आज तक नहीं पढ़ाया, मैंने रीजनिंग कभी पढ़ाया ही नहीं, है ना। तो रीजनिंग का तो पहले तो हम लोग ये करेंगे, बाकी रीजनिंग के कोई अच्छे टीचर मिलेंगे, मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप बोलोगे टीचर्स की कमी तो है सर जी, मैं बोल रहा हूँ भाई टीचर्स की कमी नहीं है, लेकिन जो टीचर यहाँ पे आएंगे पढ़ाने उनको तो मुझे कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी ना, और यूट्यूब से तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है, फिलहाल के लिए। तो समस्या ये है, तो हम ये देखेंगे कि कम से कम आर्थिक, है ना, कम से कम आर्थिक हमारी आउटगोइंग हो, है ना, कम से कम मतलब कहने मतलब ऐसे टीचर लाएंगे जो अच्छे भी हों, है ना, आपको अच्छे और काफी टाइम से पढ़ा भी रहे, लेकिन उनको हमें कम से कम पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तो फिलहाल के जो भी देना होगा मुझे अपनी जेब से ही देना होगा, ठीक है। और आपको तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता, ठीक है, आप तो ऑलरेडी बेरोजगार हो, ठीक है ना। तो बेरोजगार लोगों से कुछ मांग कर, है ना, तुम लोग ये हायर थोड़ा लेनी, मुझे पता चला हायर लगा दी तो अभी तो शुरू ही हुआ है, चैनल शुरू होते शादी खत्म हो गया, ठीक है ना, ठीक है। तो आप लोगों से तो कुछ नहीं लेने वाला, और ऐसा कोई मेरा भविष्य में भी कोई प्लान नहीं है ऑनेस्टली, ठीक है, जोक्स अपार्ट, ऐसा कोई मेरा प्लान भी नहीं है। अगर हम लोग, है ना, मतलब हमारी जो टीम है, अदर और भी टीचर्स हैं, अगर हम लोग यूट्यूब पे आए हैं, है ना, ऑनलाइन में आए हैं, खासकर यूट्यूब पे फ्री फ्री प्लेटफॉर्म है, तो और लेट आए हैं इतना, तो उसका कारण यही है कि यूट्यूब पे आएंगे फ्री में पढ़ाएंगे, है ना, उतने हम लोग रिसोर्सेज इकट्ठे कर लें, है ना। जैसे स्मार्ट बोर्ड भी हमने ज़्यादा टाइम अभी लिया है, तो ये अपनी तरफ से ही हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है ना, आपसे तो कुछ मांग नहीं रहे। तो बाकी यूट्यूब पे पढ़ाना है, ठीक है, सब पढ़ा रहे तो हम भी पढ़ा रहे। अब मैं थोड़ी कुछ पर्सनल बातें आपको बता देता हूँ, ठीक है ना, बहुत बातें होगी प्रोफेशनल, थोड़ा मेरे बारे में भी जान लो। मैं बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अब ये नहीं बताऊँ कितने साल से पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो आप बोलो सर आप इतने पुराने हो ठीक है, हाँ, तो बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूँ लेकिन, ठीक है। और मैंने भी गवर्नमेंट सर्विस की प्रिपरेशन की हुई है, ठीक है ना। हाँ, कहीं कहीं सिलेक्शन भी हुआ है, ऐसा नहीं कह सकता मैं सेलेक्ट नहीं हुआ हूँ, कहीं कहीं 1-2 एग्जाम मैंने निकाले भी हैं, लेकिन सर्कमटेंसेस ऐसे रहे कि वो ज्वाइन नहीं कर पाया मैं, या फिर करना नहीं चाहा, मतलब ऐसी ऐसी जगह थी जहाँ पे मैं नहीं जाना चाहता था, ठीक है। अब आप बोलोगे मतलब गवर्नमेंट सर्विस मिलनी बहुत बड़ी बात है, आप क्यों नहीं गए सर, भाई सबकी अपनी अपनी स्थिति होती है, आप नहीं जानते हो, ठीक है ना। और जैसे जैसे आप पढ़ने लगोगे तब आपको मैं बताऊंगा, धीरे धीरे शेयर करूंगा चीज़ें, बट इतना जान लो। हाँ, और ये भी बात है बेटा कि हमको ऐसे जज भी नहीं करना चाहिए, आज के टाइम में बहुत से ऐसे टीचर्स हैं, है ना, जैसे मैं नाम ले सकता हूँ, बस कोई ऐसा कोई, है ना, कोई स्ट्राइक ना आ जाए, हाँ, जैसे आप जानते फिजिक्स वाला का नाम आपने सुना होगा, है ना, जो अलग पांडे सर हैं जो, है ना। और हालांकि मैं उनसे भी पुराने टाइम से पढ़ा रहा हूँ, अब आप अंदाजा लगा सकते हो मैं बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। आई होप, मुझे ऐसा लगता है वो अलग सर से पहले से ही मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, ठीक है। तो अब उन्होंने इतनी बड़ी, है ना, क्या कहते हैं, यूनिकॉर्न कंपनी बना दी, है ना, पीडब्ल्यू को, तो वो पढ़ाते हैं फिजिक्स वाला, उनका नाम है ना। बट उन्होंने भी कोई ऐसा जेई वगैरह एग्जाम नहीं निकाला हुआ, है ना, आप जानते होंगे, ठीक है।
तो ये बात तो मैं इसलिए कह सकता हूँ, ठीक है, कि उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी बना दी है ना। क्या कहते हैं, यूनिकॉर्न का मतलब जानते हैं ना, 1 बिलियन की कंपनी होती है, कुछ तो ऐसी होता है ना। तो 9,000 या 95,000 करोड़ की उनकी कंपनी है, ठीक है, PW। तो सोचो, वो तो उन्होंने भी कभी वो एग्जाम क्रैक नहीं किए जिनकी वो तैयारी कराते हैं। तो ऐसा नहीं होता, टीचर की इंटेंशन सही होनी चाहिए बस। और ऐसा भी नहीं कि जिन्होंने एग्जाम निकाल दिया है तो वो बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, देखो ये भी नहीं है, हो सकता है पढ़ाएं अच्छा, लेकिन जिन्होंने एग्जाम निकाला हो वो भी अच्छा पढ़ाएं। पहले तो जिन्होंने एग्जाम निकाल दिया बेटा, वो यूट्यूब पे है, आपको फ्री में क्यों पढ़ाने आएंगे, हैं, अपनी इतनी अच्छी खासी जॉब छोड़ के क्यों पढ़ाएंगे, समझ रहे हो ना। तो एग्जाम अभी मैं सेलेक्टेड नहीं हूँ कहीं, ऑब्वियसली बात है, बट हाँ इतना श्योर रखो कि मैं आपको पढ़ा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है ना। जब आप पढ़ोगे तब आप जानोगे, ठीक है ना, कितनी शिद्दत से हम लोग पढ़ा रहे हैं। और लेट आए हैं, इसीलिए लेट आए हैं, जैसे कि मैंने बताया कि हम चाहते थे कि बिल्कुल बच्चों के लिए फ्री कंटेंट अवेलेबल करें, है ना। ये जो गिमिक्स होते हैं ना, शुरुआत में लोग कहते हैं कि हम फ्री है, फिर उसके बाद बोलते हैं कि कुछ वीडियो वो प्राइवेट कर देते हैं, है ना, कि पेड हो जाता है मतलब वो। और फिर नहीं तो कुछ वीडियो फ्री है, फिर बोलते हैं कि ये हमारे फिर उस पर आइए आप, क्या कहते हैं, ऐप पर आइए, ठीक है। हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है फिलहाल, आगे भी नहीं है। जो भी होगा, जो एटलीस्ट ये सिलेबस है पूरा कोर्स जो मैंने बताया SSC का, वो फ्री है। फिर भविष्य में जैसे जैसे हमारे चैनल की रीच होगी, हम लोग आगे और बढ़ेंगे। हो सकता है कि आगे और भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें, उसके लिए मुझे टीचर्स और बाहर से हायर करने पड़े, फिर वो हो सकता है पेड हो, बहुत दूर की कौड़ी है, उतना मैं नहीं सोच रहा हूँ, ठीक है ना। फिलहाल के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि ये जितना भी सिलेबस है वो फ्री आएगा, बस आपको सपोर्ट करना है, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है, जो भी आपके साथी हैं, ठीक है ना, जो आपके साथ पढ़ रहे हो, है ना, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, जो कहीं पढ़ भी नहीं रहो, ठीक है। तो बाकी तो बच्चे जज कर ही लेंगे भाई, अगर अच्छा पढ़ाएंगे तो कंटिन्यू रखेंगे, नहीं अच्छा पढ़ाएंगे तो नहीं रखेंगे, ठीक है बेटा। तो ये है आपका SSC का सिलेबस, ठीक है। और फिलहाल के लिए SSC के एग्जाम बहुत से आने वाले हैं, शुरू होने वाले हैं 1-1.5 महीने में। तो अगर आपने फॉर्म भरा है तो उसको भी आप देते रहिए। और एक बात ध्यान रखना बेटा, सिलेबस कंप्लीट करने से भी सिलेक्शन नहीं होता है, ये भी एक हार्श ट्रूथ है। आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद भी आपको मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, रिवीजन पहले तो करनी पड़ेगी और मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट आप दोगे, ठीक है ना, उतना आपका सिलेक्शन का जो वो है, क्या कहते हैं, मतलब सिलेक्शन होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, अंडरस्टैंड। और मॉक टेस्ट कहाँ देने हैं, कैसे देने हैं, अगर आपको जानना है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए यही था, ठीक है। हमारी जो है ना बैच रहेगा बिल्कुल फ्री रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर, ठीक है। और बस आप इसको फॉलो कीजिए, अब आप देखिए आपकी ऐसे वीडियोस आती रहेंगी, ठीक है। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, टिल देन डू वट एवर यू वांट टू डू।